अस्सलामुअलैकुम। गजा सिचुएशन रूम से मैं हूं आपके साथ ज़शान बशीर। नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से इस्तीफ़ा मांगने वाला इसराइल मशरिक़ वस्ता में मज़ीद ढिठाई पर उतर आया। सेहूनी अफवाज ने फ़ज़ाई बर्बरियत के बाद गजा पर ज़मीनी हमले की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। शिमाली गजा में रहने वाले फ़लस्तीनियों के लिए शहर खाली करने की नई धमकी भी जारी कर दी गई। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ज़मीनी हमला कब होगा, हतमी तारीख तय कर ली गई है। एक जानिब लहू लहू गजा है तो दूसरी तरफ आलमी सियासत के बड़े खिलाड़ी अक़वाम मुत्तहिदा की बिसात पर नित नई चालें चलने में मसरूफ़ हैं। गुज़िश्ता रात सलामती कौंसिल में इसराइली हमले रुकवाने के लिए पेश की गई मज़ीद 2 करारदादें नाकाम हो गईं, जिसे फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने आलमी बरादरी की नाकामी से ताबीर किया है। यूरोपीय यूनियन का एक बार फिर सेहूनी रियासत का साथ निभाने का वाज़े ऐलान सामने आया और यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से जंग बंदी का मुतालबा करने से भी इनकार किया, जबकि तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल के मुमकिना ज़मीनी हमले को फ़लस्तीनियों के मुकम्मल कत्लेआम में बदलने से तशबीह दी है। इंसानी अलमियों में घिरे गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आग और लहू की बारिश कहाँ कहाँ बरसी और अहले गजा पर क्या कुछ बीत चुका, इस बारे में के लिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लहू लहू गजा में अस्पतालों के सहन लाशों के फर्श में तब्दील। फजाई बमबारी ने बचा कुचा शहर मजीद तहस नहस कर दिया। 24 घंटों में 642 शहादतों से जानों का मजमुई नजराना 6500 से बढ़ चुका। 19,000 से ज्यादा जख्मी हैं। गजा के शहदा में 70% से जायद बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं। ईंधन न मिलने पर अस्पतालों में इंक्यूबेटर्स, वेंटिलेटर्स और डायलिसिस मशीनें बंद हो रही हैं। पानी खत्म हो चुका। लोग सिरिंज के जरिए पानी पीने पर मजबूर हैं। ऑक्सीफम इंटरनेशनल के मुताबिक गजा में ग़िज़ाई बहरान इंसानी अलमिये में ढल चुका। सिर्फ 2% खुराक मिलने पर मकामी आबादी की बका मुश्किल है। जनूबी गजा में फ़लस्तीनियों के लिए ग़िज़ा फराहमी के बाकी मांदा तंदूरों को भी इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया। WHO के मुताबिक अस्पतालों पर 171 हमले किए गए हैं, जिनमें 16 वर्कर्स समेत 493 अफराद शहीद हुए। एक और रिपोर्ट में इसराइली हमलों में 57 तिब्बी मराकिज़ तबाह हुए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अल अहली अस्पताल पर हमास के हमले का इसराइली दावा बेनकाब कर दिया। मीडिया ग्रुप ने सबूत में इसराइली तैयारों की अस्पताल पर बमबारी की फुटेज जारी की। गजा में इसराइली बमबारी से अल जजीरा न्यूज रिपोर्टर के अहले खाना भी शहीद हो गए। शहर की 51% इमारतें जमी बोस हो चुकी। इसराइली अफवाज ने आज गजा पर जमीनी हमले में हमास की तंसीबात को निशाना बनाने की फुटेज जारी की, जिसकी सेहत बारे शकूक है। अलबत्ता हमास ने 220 किलोमीटर दूर इसराइली बस्ती कलकलिया को निशाना बनाया। हमले से इमारत जमी बोस और कई अफराद जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा बमबारी से तबाह होने वाला गजा तरक्की के नंबर्स में 16 साल पीछे चला गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं तारुफ करवा दूं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर दिफाई तजज़ियाकार हैं। प्रोफेसर हसनैन आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। खुशामदीद कहता हूँ आप दोनों मेहमानों को। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आलमी दबाव इतना ज़्यादा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर भी इसराइली परचम लहरा दिया गया है। एंटोनियो गुतरेस, जिन्होंने पहले मज़म्मत की थी और ये कहा था कि इसराइल अपनी बर्बरियत को रोके, अब वो भी अपने बयान से यू टर्न लेते हुए इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस सूरत हाल को? आई थिंक जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर है वेल्थ का वेस्ट में, स्पेशली अमेरिका में, ये बेसिकली उसी का असर है। इनके लॉबी ग्रुप्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि देयर इज़ अ परसेप्शन कि अगर जूइश लॉबी या ज़ायनिस्ट सपोर्ट नहीं करेंगे तो लोग प्रॉब्ली गवर्नर का इलेक्शन या प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का इलेक्शन या इवन यूएन लेट्स से सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएन जनरल असम्बली में जो ओहदेदारान हैं वहाँ पे इलेक्ट नहीं हो सकते। तो एक तो ये आई थिंक फियर की फ़िज़ा है परसेप्शन डोमेन में जो ये करते हैं। फिर आप अगर मीडिया देखें बाय एंड लार्ज, आप फॉक्स देख लें, फिर CNN देख लें, देन यू हैव BBC, इस तरीके से फ्रांस 24 है, DW है। कहने को ये वेस्ट का आज़ाद मीडिया है, बट इसमें या तो मालकान आपको मिलेंगे या इनके CEOs हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एंकर्स हैं, बड़े हाई प्रोफाइल। और वो आई थिंक अभी नेक्स्ट जो स्टेज आ रही है वो मीडिया कर्व की भी है। अभी मैं देख रहा था टोनी ब्लिंकन ने कहा कतर के वज़ीर आज़म को जी कि आप अल जज़ीरा को थोड़ा ठंडा करें। जस्ट इमेजिन कि आप टोन डाउन करें, इसका मतलब है कि आप हकीकत ना दिखाएं और आप जो है बेसिकली, बिकॉज अल जज़ीरा इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ दी ओनली इंटरनेशनल चैनल जो इस वक्त, और जिस तरह आपकी रिपोर्ट में नज़र आया कि उनके अपने जो ब्यूरो चीफ हैं
गज़ा में उनकी पूरी फैमिली जो है वो शहीद कर दी गई। तो अभी ये नहीं कि सेल्फ सेंसरशिप या सेंसरशिप का इतना प्रेशर है। इस तरीके से इनके एक पुराने वज़ीर-ए-आज़म है यार लपेद, उसने बड़ा क्लियर लिखा जी कि आप बिल्कुल कुछ ना दिखाएं, कि आप कुछ भी दिखाएंगे तो वो हमास के फेवर में जाता है। इसका मतलब है कि जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन, बूढ़े, जवान, उनको आप टीवी से गायब कर दें और इसराइल को जो जेनोसाइड है वो करने दें। तो आई थिंक दिस इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये है कि ये लॉबी जो है किसी हद तक इफेक्टिव है। लेकिन जो स्ट्रीट पे भी प्रेशर बन रहा है यूएस में, साफ ज़ाहिर है भी वोट बैंक पॉलिटिक्स में देयर आर पीपल ऑफ कॉन्शियस, फिर इस्लामिक डायस्पोरा, मुस्लिम डायस्पोरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पॉलिटिकली। आपने देखा अभी वो आपको नज़र आते हैं एक्टिव हैं। तो शायद ये यूएस लॉबी को काउंटर करने के लिए जो स्ट्रीट पे मूवमेंट है उसमें आई थिंक कुछ ना कुछ का रिजल्ट आए। लेकिन सो फार दे हैव बीन एबल टू प्रेशराइज। और एक और आई थिंक इंपॉर्टेंट खबर है कि कतर ने आज उनकी कोर्ट ने सेंटेंस किया 8 जो इंडियन सेलर्स थे जो स्पाइंग कर थे इसराइल के। आप नेक्सस देखें, उनको डेथ सेंटेंस दी है। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ जो भी आ रही है इंटरनेशनल मीडिया पे, कि इसका मतलब है कि जो मूडी और उनकी जो कनाइमस है इसराइल के साथ, यानी दे वर स्पाइंग इन कतर, खा वहां से रहे हैं, पी वहां से रहे हैं और स्पाइंग कर रहे हैं। ये गठजोड़ बेनकाब हुआ है, खुलकर सामने आया है। ठीक है प्रोफेसर हसनैन आलम साहब, ये फरमाइएगा कि यूक्रेन पर जब इसराइल और ये रशिया और यूक्रेन की जंग जारी थी, तो उस वक्त यूरोपीय कमीशन की जानिब से जिस तरह से आवाज़ें उठाई गईं और जिस तरह से चीखों पुकार की गई और इमदादी इदारों के बारे में जो है ये कहा गया कि फौरी तौर पर इमदाद की जाए, यहाँ पर क्यों डबल स्टैंडर्ड्स हैं? यहाँ पर भी इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, यहाँ पर भी कत्लेआम किया जा रहा है, यूरोपियन कमीशन यहाँ पे क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा? बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हुसैन आलम बोल रहा हूँ। ऐसा है कि यहाँ दुनिया की जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं वो नजर आते हैं आपको, और दुनिया इस टाइम आपको पहले यूनिपोलर थी, बाइपोलर और फिर ट्राइपोलर हुई और अब मल्टीपोलर हो गई है। इसको जरा आप थोड़ा सा और समझिए। ब्रिगेड साहब ने जैसे बात स्टार्ट की है कि दुनिया के अंदर तासुब है, तो अभी तो मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन भी एक अलहदा से पोल बन चुकी है। यूरोपियन यूनियन के रवैये, म्यार, बरतानिया के, अमेरिका के वो डुअल स्टैंडर्ड हैं। इस यहाँ पे शोहदा की तादाद 6546 हो चुकी है, 10 लाख लोग बेघर हैं, 19,000 लोग जख्मी हैं, 2704 लोग बच्चे जो हैं, 2704 बच्चे जो हैं वो मर चुके हैं, 1300 खवातीन है उसके अंदर। सेहत का निजाम बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो और जेनोसाइड किसको कहते हैं? और हम बार बार, मैं चूंकि तारीख पढ़ाता हूं, तो मैं जब भी ये फलस्तीन की तारीख या इजराइल की तारीख देखता हूं तो मैं समझता हूं कि ये हर 3-4 साल के बाद हिस्ट्री अपने आप को रिपीट क्यों कर रही है। इसलिए कि हमने फलस्तीन का इलाका तस्वुर नहीं किया। हमने ये समझा हुआ है कि ये चिरागा है, जहां तक हम खाते जाएं, पीते जाएं, फैलते जाएं, हमें कोई रोकने वाले ना हो। बात इस टाइम हमास की और इजराइल की नहीं हो रही, बात इंसानियत की हो रही है, बात फलस्तीनियों की हो रही है, बात इंसानों की हो रही है। तो ये इंसानियत का जो कत्ल है, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अगर आप थोड़ा सा 2 लफ्जों पे गौर कर दें तो ज़ायनिज़्म और जुडाइज्म के अंदर जो फर्क है वो हमें जानने की जरूरत है। ज़ायनिज़्म का नजरिया तो यही है कि एक ग्रेटर इसराइल की रियासत बनेगी जिसके अंदर तमाम अरब के इलाके शामिल हैं। और अभी जब मामला सऊदी अरब के साथ चल रहे थे तो आप उसके अंदर देखें कि ये मसला समझा जा रहा था कि ये शायद अब अरबों का मसला नहीं है, ये मामला सेटल और ठंडा हो गया है। और सिर्फ 3-4 मुल्क है जिनमें पाकिस्तान है, ईरान, इराक है और बांग्लादेश वगैरह है, ये 4-5 मुल्क हैं जो नहीं मान रहे। तो मामला अब मल्टी पोलर हो चुका हुआ है। इसके अंदर रशिया भी पीछे खड़ा है और वो तमाम हथियार जो दाइश के लिए प्रोवाइड किए गए थे उस इलाके के अंदर तबाही के लिए, वो किसी तरीके से अगर मुख्तलिफ ग्रुपों के हाथ लग चुके हैं और उसका अगर इस्तेमाल हुआ तो उसके पीछे भी इंटरनेशनल ताकतें हैं। तो जो आपने बात की है कि यूरोपियन यूनियन या यूक्रेन के मामले में खड़े, यहाँ हमें डुअल स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं, यहाँ मीडिया बाइकआउट नजर आता है, यहाँ सिर्फ एकतरफा रिपोर्टिंग नजर आती है। अल जजीरा को या पाकिस्तान के या चंद और इस्लामी मुल्कों के कुछ चैनल्स को छोड़कर बाकी जगहों के ऊपर लगता है कि जैसे सिर्फ हमास जुल्म कर रही है और इसराइल के साथ जुल्म हो रहा है, जबकि ये इंसान नहीं है।
तो मैं ये समझता हूं कि ये डुअल स्टैंडर्ड्स की बात है और जो फ्रीडम टू लिव है, मोबिलिटी है फिलिस्तीनियों की, उसको हमेशा से कर्टेल किया गया है और अब भी ये सिलसिला जारी है। जब ये सिलसिला बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमास वाले जो कि जिहाद के कायल हैं और इन चीजों के कायल हैं कि हम मज़ामत जारी रखेंगे, और जो पीएलओ थी फलस्तीन के जो बाकी के धड़े हैं वो शायद डायलॉग करते थे, बिल्कुल तो रेजिस्टेंस उस वक्त जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है प्रोफेसर साहब साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर साहब, टोरा जुडिज्म के नाम से एक एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से एक यहूदी राहिब का बयान जारी किया गया। हम बात करते हैं कि दुनिया भर में मजम्मतें की जा रही हैं, इसराइली बर्बरियत के हवाले से जो लोग हैं वो मुजाहरे भी कर रहे हैं, लेकिन अब तो इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। यहूदी राहिब की जानिब से कहा गया कि फ़लस्तीन पर हम कब्जा नहीं कर सकते। उन्होंने जो मजहबी किताब है तौरात उसका भी हवाला दिया वहाँ पर। तो अब ये तमाम चीज़ें इसराइल के अंदर से भी उठना शुरू हो गई हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक जितना जुल्म किया गया है उसमें अल्टीमेटली जो कॉन्शियस है, पीपल ऑफ कॉन्शियस बिल्कुल बेदार होता है, वो बिल्कुल सो नहीं जाता। और अगर आप इसराइल के अंदर देखें तो जो ट्रेडिशनल जूज़ हैं, पुराने जो वहाँ पे लेट से बड़े सदियों से मुकीम हैं, और उनके अंदर लेट से अगर वो ज़ायनिस्ट नहीं है तो काफ़ी तादाद है हु डोंट बिलीव इन दिस, और दे एक्चुअली दे चेरिश के 1948 से पहले इकट्ठे रहते रहे हैं तीनों मज़ाहब। इसमें मेनली तो मुस्लिम, फ़लस्तीनियंस, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस थे, लेकिन दो बड़ी कम्युनिटी हैं, मुस्लिम्स और ज्यूज़ हैं। और ये आई थिंक अगर आप देखें जब से हज़रत उमर के टाइम पे जब फतह हुआ, वहाँ से ऑनवर्ड एक मुआहदा किया गया था कि इनकी बादगाहों को प्रिजर्व किया जाएगा और तंग नहीं किया। इसी तरीके से फिर सलाउद्दीन अय्यूबी ने दोबारा इसको किया, एंड देन ऑनवर्ड आई थिंक फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। फिर ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर बीच में क्रूसेडर्स ने कुछ टाइम के लिए लिया और बड़ी तबाही की थी, जो है यरूशलेम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया था। तो बाय एंड लार्ज अगर आप देखिए फिर ऑटोमन के टाइम पे बड़ा अमन था, और फिर 48 में ये लाई गए सेटलर्स। अभी ज़्यादा आई थिंक एक तो ज़ायनिस्ट हैं जिसमें अश्कनाज़ी ज्यूज़ भी हैं जो शायद आए हैं यूक्रेन और रशिया वाली साइड से, इन पुराने जो इलाके थे, आई एम नॉट सेइंग नाउ, और फिर जो सेटलर्स हैं ये ज़्यादा कर रहे हैं। अभी आई थिंक इवन गजा में, सॉरी वेस्ट बैंक में तो 7.5 लाख सेटलर्स हैं, और दिल्ली जाके दे आर एक्चुअली बेसिक एक्सटेंशन ऑफ द ज़ायनिस्ट एजेंडा। वो आर्म्ड होते हैं और वो करते हैं। अच्छा, एक और फिगर आपको बताऊँ कि जो इंटरनेट पे चल रहा है कि इट इज़ नाउ 1.5 टाइम आई वुड से कि जो पावर है जो इन्होंने इस्तेमाल की है, बॉम्बिंग जो है हिरोशिमा से 1.5 गुना अभी ज़्यादा क्रॉस कर गई है। सो इट मीन्स कि जो हिरोशिमा के बॉम्ब ने लेट्स से एक दिन में किया था, दे हैव डन इट इन 19 डेज, उससे ज़्यादा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा तबाही कर चुके हैं, यानी जो नागासाकी और हिरोशिमा का था। फिर अभी एक और आई थिंक बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले रहा है, वो है जो बरीड बॉडीज़ हैं शहदा की अंडर द रूबल, बिकॉज देयर इज़ नो वहाँ तो डोजर शोजर इस तरह की मशीनरी अलाउड ही नहीं है। लोगों के सामने अपने प्यारे बच्चे दे आर बरीड अंडर, और लोगों के नज़र आ रहे हैं, सर बाहर हैं या हाथ है, और कितनी बेबसी है। और साफ ज़ाहिर है इसमें एक बरील देना इज़्ज़त के साथ एक बेसिक राइट है हर इंसान का, और ये कहीं नहीं हुई किसी वॉर में, मैंने ये नहीं देखा कि बरील ही डिनाई कर दिया गया। तो आई थिंक अगर जुल्म उस लेवल पे पहुंच गया तो अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि ओआईसी बहुत कुछ कर सकती है। अभी जो है इससे ज़्यादा क्या मतलब, डेली हम बात करते हैं कि डेली एक अट्रॉसिटी की एक नई शक्ल सामने आती है, एक ट्रेजेडी की। बच्चे आपको नज़र आते हैं, इंजर्ड हैं, इन्फेंट्स हैं, इनक्यूबेटर्स में शहीद हो रहे हैं। तो अगर इसके बावजूद आई थिंक अगर ज़मीर बेदार नहीं होता और हम इतने आई थिंक से बिजनेस इंटरेस्ट के लिए या सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए इतने हम डरे हुए हैं, 1.75 अरब मुसलमान, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं यही कह सकता हूँ, बट आई एम श्योर कि इन शहीदों का खून रंग लाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही है। ओआईसी का आपने जिक्र किया है, ठीक है प्रोफेसर साहब, ओआईसी का जब भी हम जिक्र करते हैं तो हमें सिवाय मजम्मत के और तशवीश के इजहार के इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। अभी भी जो वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ था ओआईसी ममालिक का, उसमें भी बस यही बयानात पर इक्तफा किया गया। ओआईसी के प्लेटफॉर्म को क्यों यूज़ नहीं किया जा रहा है? क्या सिर्फ ज़ाती मफादात आड़े आ जाते हैं, या इसके बिहाइंड कोई और भी जो है वो चीज़ें हैं जिसकी बिना पर ये ममालिक ओआईसी के प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते? आपने बड़ा वैलिड सवाल किया है कि ओआईसी का बुनियादी तौर पर काम तो यही था। जब ओआईसी बनी थी तो मकसद यही था कि ये जो इजराइल ने मस्जिद अक्सा को जब आग लगाई थी और शहीद करने का प्लान था कि हम एक
जो बड़ा क्या उसको कहते हैं अपना वो बना सकें जो इनका हैकल है। लेकिन आज तक ओआईसी मासवाए करारदाद मजम्मत पेश करने के और ओआईसी, जिसे आप ओआईसी कहते हैं, मैं उसको समझता हूँ वो ओआईसी है कि वो सिर्फ देखती है, मजम्मत करती है और प्रैक्टिकली उन तमाम ममालिक के ताल्लुकात इजराइल के साथ कायम हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ये समझा जा रहा था कि अरबों का मामला तो शायद सेटल हो गया इजराइल के साथ, ये सिर्फ चंद नॉन अरब मुल्कों का मामला रह गया है। बात यह है कि फलस्तीन के मामले को लेकर या कश्मीर के मामले को लेकर या आप दीगर मामला देख लें, तुर्की में कब्रस का मामला था, साइप्रस का मामला था, उसके ऊपर आप देख लें कि कहीं पर भी ओआईसी वैसा स्टैंड नहीं लेती। उनके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ भी बड़े अच्छे हैं, अरब मुल्कों के, उनके बहुत सारे ख्वाहिशात ये हैं कि इजराइल के साथ मामला सेटल हो जाए और उसके बाद वो अपनी जो तिजारती मामलात हैं, जो अपने इलाके के अंदर ट्रेड है, जो अपने इलाके के अंदर यूएई खास तौर के अंदर ये चाहता है कि जो हमारी इकोनॉमी है, टूरिस्ट इकोनॉमी है, वो फ्लोरिश करे। और ये मामला जो है इसके ऊपर कोई भी बात करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाती हैं, पाबंदियां लग जाती हैं, मीडिया भी खामोश है। तो ये तजारती मफादात हैं, माली मफादात हैं, सियासी मफादात हैं जो अरब मुल्कों के। जबकि आप दूसरी तरफ देखते हैं, आपको एक प्रोफेसर याद होंगे एडवर्ड से, वो क्या उसे कहते हैं ताल्लुक उनका यहाँ से था, फलस्तीन से थे और वो उसको ओन करते थे, प्रोफेसर थे अमेरिका में, और वो चाहते थे कि मेरा भी ये वतन है। अभी अमेरिका के अंदर मुजाहरा हुआ है जिसके अंदर यहूदियों ने, कई यहूदियों ने, और कुछ 13-14 रबी उसमें शामिल थे, कि उन्होंने कहा कि हमारे नाम पर आप फलस्तीनियों का कत्लेआम ना करें। तो मेरा ख्याल में कि जो हमारे ओआईसी वाले ममालिक हैं, उनसे ज्यादा तो इंसानियत रखने वाले, जुडाइज्म को मानने वाले जो हैं, वो शायद क्या हो कहते हैं इस ज़ायनिज़्म की तहरीक को अपोज कर रहे हैं। जहां हमें करना चाहिए था हम वहां पर खामोश हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये पुरस्कार खामोशी, इसके पीछे एक से ज़ायद वजूहात हैं और डेफिनेटली जिस तरह से आपने बात की कि इसके पीछे जो है वो तिजारती मफादात भी हैं, दीगर जो है वो मफादात भी आ जाते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में इस हवाले से ओआईसी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, दीगर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इस बारे में बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर हुसैन आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो फ़लस्तीन की गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस बारे में आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। सिचुएशन रूम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने